उनको मर्ज करते हुए 4 लेबर कोड बनाए। इन लेबर कोड में बहुत हल्का फुल्का परिवर्तन भी किया है। कुछ अमेंडमेंट हटाए गए हैं, कुछ नए जोड़े गए हैं, कुछ में संशोधन किया है। और क्या संशोधन है जो हमारे पक्ष में नहीं? देखिए, मजदूरों में 2 वर्ग बन चुके हैं। हम समझते हैं एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। इन 4 लेबर कोड में अनऑर्गेनाइज सेक्टर को देने का प्रयास हुआ है, कुछ सुविधाएं देने का प्रयास हुआ है, उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास हुआ है। लेकिन ऑर्गेनाइज सेक्टर के कुछ सुविधाओं में कटौती भी हुई। कुछ मामूली कटौती है, कुछ गंभीर कटौती है। भारतीय मजदूर संघ का क्या पक्ष है इन 4 लोगों के ऊपर, ये हमें समझ लेना चाहिए। इसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा आवश्यकता क्या है। ये लेबर कोड समझना हमारे लिए जरूरी क्यों है? भारतीय मजदूर संघ के हर कार्यकर्ता को लेबर कोड के विषय में पूरी जानकारी होना चाहिए। देखिए, देश में 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियन है। सेंट्रल ट्रेड यूनियन का मतलब है जो ट्रेड यूनियन अखिल भारतीय स्तर पर काम करती है, वो सेंट्रल ट्रेड यूनियन। 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियन। भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर बाकी 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन का कहना है कि हमें केंद्र सरकार के 4 लेबर कोड पसंद नहीं है, हम इनका विरोध करते हैं। अभी कुछ दिन पहले भारत सरकार के श्रम मंत्रालय ने एक मीटिंग बुलाई थी, सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन को बुलाया था उसमें, और भारतीय मजदूर संघ की ओर से उसमें मुझे जाने का अवसर मिला। तो बाकी 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन की लीडरशिप करते हुए एटक की जो महामंत्री थी वहां, अमरजीत कौर, उसने जो बात कही वो मैं आपको बता रहा हूं। उसने कहा कि हमें भारतीय मजदूर संघ के 4 लेबर कोड, हम इन 4 लेबर कोड का कठोर विरोध करते हैं, हम इन्हें लागू नहीं होने देंगे, और यदि आप जबरदस्ती लागू करेंगे तो हम देश की अर्थव्यवस्था का चक्का जाम करेंगे। श्रम मंत्री ने प्रश्न किया कि भाई आप ये लेबर कोड का विरोध क्यों करते हैं, इसका कारण बताएं। तो अमरजीत कौर के पास कारण नहीं था, निर्णय था कि हम निर्णय दे रहे हैं, आप लेबर कोड लागू मत करिए। और इस विषय पर इतनी गर्मागर्मी हुई कि एक बार स्थिति ये बन गई थी कि भारतीय सेंट्रल ट्रेड यूनियन शायद उस मीटिंग का बहिष्कार करेंगे, लेकिन बाद में मैनेज हो गया और वो मीटिंग जैसे तैसे पूरी हुई। तो कुल मिला के क्या है कि जैसे ही भारत सरकार ये लेबर कोड लागू करेगी, वैसे ही आर्थिक जगत में बड़ा आंदोलन ये 11 सेंट्रल ट्रेड यूनियन खड़ा करेंगे। ये आंदोलन उसी प्रकार का होगा जैसा कृषि कानूनों के विषय में किसानों द्वारा एक आंदोलन करवाया गया। मजे की बात यह है कि कृषि कानून किसान के पक्ष में होते हुए वो आंदोलन हुआ। भारत सरकार भी किसानों को ये नहीं समझा पाई कि उसमें इनका भला कैसे हो रहा है, और मजबूर होकर भारत सरकार को तीनों कानून वापस लेना।
मान लीजिए वर्कर्स पे ऐसा एक आंदोलन खड़ा हो जाता है लेबर कोडों के विषय, और भारत सरकार को लेबर कोड विड्रा करना पड़ा या वापस लेना पड़ा, तो भारतीय मजदूर संघ की सार्थकता क्या बचेगी? क्या हम भारत सरकार को ये समझा पाएंगे कि हम देश के सबसे बड़े मजदूर संगठन है, सबसे प्रभावी मजदूर संगठन है, और यदि हम ये कहें भी गए तो क्या भारत सरकार ऐसा मान लेगी? और ये जो आंदोलन खड़ा हो, इस आंदोलन में असंगठित क्षेत्र की ही प्रमुख भूमिका लेने वाली है। और मैंने शुरू में आपको बताया, असंगठित क्षेत्र से कुछ भी लिया नहीं गया है, उसको देने का प्रयास हुआ, उसको अधिकार देने का प्रयास हुआ, उसको सुविधा देने का प्रयास हुआ, और वही आंदोलन के लिए खड़ा हो जाएगा। देखिए, एक बार यदि आंदोलन शुरू हो गया और हम इस असंगठित क्षेत्र के मजदूर को ये नहीं समझा पाए कि इसमें तुम्हारा क्या भला है, तो फिर भीड़ तंत्र का एक मंत्र होता है, इसके दिमाग में नहीं होता। भीड़ को जो दिशा एक बार मिल जाती है, भीड़ उसी दिशा में बढ़ जाएगी, और यदि दिशा आंदोलन की मिल गई तो आंदोलन की दिशा में बढ़ जाएगी। फिर हम कितना ही समझाएं लोगों को, वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इन 4 लेबर कोड के बारे में हमें मजदूर को ये समझाना है कि उसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा है। ये तभी समझाएंगे ना जब हमें मालूम हो अच्छा क्या हुआ, गलत क्या हुआ। हमें ही मालूम नहीं तो समझाएंगे किसे? इसलिए इस विषय को समझना। भारतीय मजदूर संघ की इन 4 लेबर कोड के बारे में जो व्यवस्था है वो ये है कि हम 2 लेबर कोड का समर्थन करते हैं और 2 लेबर कोड का हम भी विरोध करते हैं, क्योंकि उसमें निश्चित रूप से गलत है। कितना गलत है इस पर अलग अलग विचार हो सकता है, लेकिन ये जरूर है आज जो सुविधाएं अधिकार आपके पास है उसमें कटौती हो, इसकी कटौती का हम समर्थन तो नहीं करते, लेकिन जो सही हुआ हम उसका समर्थन करते हैं। इसलिए आपको ये समझना है, अभी जो पहला सत्र में ये जो मैं विषय रखूंगा, इसमें जो अच्छा हुआ है, जिनका भारतीय मजदूर संघ समर्थन करता है, उन 2 लेबर कोड का विषय रखना है। ये जो सही काम भारत सरकार कर रही है वो आप नोट कर लेना, टिप्स पे रखना है, कहीं चर्चा हो आप कॉन्फिडेंटली अपना विषय रखिए ताकि कोई भ्रम पैदा ना कर सके। एक असंगठित क्षेत्र का मजदूर जिसका शैक्षिक स्तर भी कम है उसको बरगलाया नहीं जा सकता, ये ध्यान रखने की बात है। और ये विषय समझने के बाद इस विषय को मानना है, अपनी जेब में रख के नहीं होगा कि हमने तो सीख लिया, लेबर कोड में ये अच्छा हुआ, लेकिन जो अच्छा हुआ है ये बताइए किसके लिए हुआ है? वो असंगठित क्षेत्र के मजदूर के लिए हुआ है, उसको बताइए। असंगठित क्षेत्र में कौन कौन से मजदूर आते हैं, आगे जब विषय चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा किन किन को आपको बताना है। तो ये कानून के विषय से पहले मैं कुछ टर्मिनोलॉजी स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ जाएगी तो कानून का विषय बहुत इजी हो जाएगा। इसमें एक शब्द आता है थ्रेशोल्ड। ये थ्रेशोल्ड क्या है? थ्रेशोल्ड का मतलब है किसी भी कानून के लागू होने के लिए निर्धारित मजदूरों की न्यूनतम संख्या। समझ रहे हैं ना? जैसे पीएफ एक्ट है, तो पीएफ एक्ट लागू होने के लिए किसी भी यूनिट में, किसी भी फैक्ट्री में 20 मजदूर होना जरूरी है। 19 मजदूर हैं तो पीएफ एक्ट लागू नहीं होगा। तो थ्रेशोल्ड क्या होगा? 20 वर्कर्स थ्रेशोल्ड। ईएसआई एक्ट लागू होने के लिए किसी भी यूनिट में 10 वर्कर होना जरूरी है।
नो वर्कर होंगे ईएसआई लागू नहीं होगा। तो ईएसआई एक्ट में थ्रेशोल्ड क्या है? नो वर्कर। ये थ्रेशोल्ड घटाना और बढ़ाना जब होता है तो इसके इंपैक्ट आता है। जैसे थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया, उसका क्या इंपैक्ट होता है? मान लीजिए पीएफ एक्ट में थ्रेशोल्ड को 20 से बढ़ा के 40 कर दिया। अब परिणाम क्या होगा? परिणाम ये होगा कि 39 वर्कर की फैक्ट्री में भी पीएफ एक्ट लागू नहीं होगा। पहले 19 वर्कर की फैक्ट्री में लागू नहीं होगा, 20 से लागू हो जाता है। अब 39 तक पीएफ एक्ट लागू नहीं होगा। तो जहां 39 वर्कर है वो सारी यूनिट पीएफ एक्ट के दायरे से बाहर चलेगी। इसलिए इसको समझने की आवश्यकता है कि थ्रेशोल्ड जब बढ़ जाता है तो कानून का दायरा घट जाता है। बहुत सी यूनिटें कानून के दायरे से बाहर निकल जाती है, और जब कोई भी यूनिट कानून के दायरे से बाहर निकल जाएगी तो वहां किसकी चलेगी? वहां मालिक की चलेगी, वहां वर्कर का विक्टिमाइजेशन बढ़ रहा है। इसलिए थ्रेशोल्ड का वो जब भारत सरकार ने जिस लेबर कोड में ही छेड़ा है, हमें उसका विरोध करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका मतलब यह है कि भारत सरकार कानून के दायरे में वर्कर को लेने की बजाय उसे कानून के दायरे से बाहर निकालकर मालिक की मर्जी या उसकी दया में छोड़ना चाहता है। उसको भारतीय कंस्टिट्यूशन स्वीकार नहीं करता। तो थ्रेशोल्ड का मतलब मैं समझता हूं आपको ठीक से समझ में आया होगा। फिर आते हैं गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर। गिग वर्कर किसे कहते हैं? प्लेटफॉर्म वर्कर कौन है? आजकल ऑनलाइन काम होने लगा है, ऑनलाइन कॉमर्स हो गया है। आपको कोई भी सामान खरीदना है, ग्रोसरी खरीदनी है, आपने ऑनलाइन ऑर्डर किया, आपके घर पे सामान आ गया। ऑनलाइन सिस्टम में एक सबसे बड़ी बात यह है कि इसका मालिक कौन है, ओनर कौन है, इसका पता नहीं चलता। आप जरा उबर या ओला से कनेक्टेड ड्राइवर को पूछिए कि तुम्हारा मालिक कौन है, वो ऐप को जानता है, मालिक को नहीं जानता। तो प्लेटफॉर्म वर्कर और गिग वर्कर वो वर्कर है जिनके मालिक की जानकारी नहीं होती। वर्कर को यही पता नहीं है कि मेरा मालिक कौन है, मैं किसका काम कर रहा हूं, बस काम कर रहा हूं, मैं सामान पहुंचा रहा हूं, मुझे मालूम है कि मैं इस ऐप से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन इस ऐप का मालिक कौन है ये मुझे नहीं पता। ये वर्कर्स की एक नई टर्म पैदा हुई। पहले ऐसा नहीं था, पहले ऑनलाइन कॉमर्स सिस्टम था ही। आजकल फ्लिपकार्ट आ गया, अमेजन आ गया, आप सामान मंगाइए, जो चाहिए वो मंगाइए, सुई से लेकर जहाज तक आप मंगा सकते हैं, सब उपलब्ध है। तीसरा एक टर्म है वर्कर और एम्प्लॉय। वर्कर किसे कहेंगे और एम्प्लॉय किसे कहेंगे? ये दोनों एक ही चीज है, फर्क सिर्फ स्थान का है। इंडस्ट्री में हम वर्कर कहेंगे और अदर देन इंडस्ट्री कोई एस्टेब्लिशमेंट है वहां एम्प्लॉय है। इतना ही फर्क। एक है सैलरी और वेजेस, इसका फर्क क्या है? देखिए वेजेस पर आवक होती है, प्रति घंटा डेली वेजेस निकालने के लिए 8 से ऊपर करना पड़ता है। जब वेजेस दर होगी तो आवरली दर होगी, पर डे निकालने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करें। लेकिन सैलरी या तो वीकली होगी या फोर्टनाइटली होगी या मंथली। तो ये सैलरी और वेजेस का फर्क, बहुत छोटे छोटे फर्क। लेकिन ये आगे जैसे जैसे आप इस कानून के विषय में घुसेंगे तो यदि क्लियर है तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं, इसलिए मैंने आपको बताया। अब मैं मुख्य विषय है जो हमारा पहला लेबर कोड, जिसका भारतीय मजदूर संघ समर्थन करता है, इसके बारे में आपको बताता हूं। इस लेबर कोड में 4 सेंट्रल ट्रेड यूनियन, सेंट्रल लेबर लॉ इसमें मर्ज हो गए। 4 सेंट्रल लेबर, उनके नाम में बता देता हूं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको हम व्हाट्सएप पे डाल देंगे, आपके समझ में आ जाएगा।
Payment of Wages Act 1936, Payment of Bonus Act 1965, Equal Remuneration Act 1976 और मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, ये 4 सेंट्रल लेबर लॉ वेज कोड में मत। अब अच्छा क्या हुआ, इस कोड के बारे में मैं एक बात आपको गारंटी से कह देता हूं, इसमें भारत सरकार ने आपसे कुछ भी छीना नहीं, आपको देने का प्रयास किया और वो दिया है जिसकी मांग सारे सेंट्रल ट्रेड यूनियन बरसों से कर रहे हैं। वो क्या मांग है? वो मांग ये थी कि मिनिमम वेज की गारंटी हर वर्कर को मिलनी चाहिए। ये सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन की डिमांड। लेकिन वर्तमान में अभी क्या चल रहा है उसको समझिए। मिनिमम वेज के जो ऑर्डर निकलते हैं, भारत सरकार भी निकालती है और राज्य सरकार भी निकालती है, दोनों अलग अलग ऑर्डर किस बात के निकलते हैं इसको समझ लीजिए। जो भारत सरकार की परिधि में आता है उसमें मिनिमम वेज का ऑर्डर भारत सरकार निकालेगी, और जो इंडस्ट्री राज्य सरकार की परिधि में आएंगे, परिधि में आएंगे, उसमें राज्य सरकार ऑर्डर निकालेगी। इस ऑर्डर में इंडस्ट्री की एक शेड्यूल बनी रहती है। शेड्यूल का मतलब है लिस्ट, शेड्यूल से घबराइए मत, शेड्यूल का मतलब एक सूची। इस ऑर्डर में इंडस्ट्री की एक सूची लगी हुई है, जो इंडस्ट्री उस सूची में लिखी हुई है वही मिनिमम वेज लागू होगा, बाकी अन्य सभी जगह पर मिनिमम वेज लागू नहीं होगा। तो जो सूची में वर्णित इंडस्ट्रीज हैं उनमें कितने मजदूर काम करते हैं समझिए। कुल मजदूरों की संख्या का 7%, 7% वो इन इंडस्ट्री जिनकी सूची लगी हुई है इसमें काम करता है। 93% वर्कर को मिनिमम वेज की कोई गारंटी नहीं है। मिनिमम वेज क्या है जरा इसको भी समझिए। मिनिमम वेज वो वेज है, वो वेतन है या वो मजदूरी है जो कानून के द्वारा निर्धारित है और एम्प्लॉयर को वो मजदूरी देना कानूनन आवश्यक है। यदि कोई इस मिनिमम वेज का उल्लंघन करता है तो उसे सजा का प्रावधान, मिनिमम वेज एक्ट में सजा का प्रावधान है, प्रोसिक्यूशन होता है, 6 महीने की सजा होती है। तो मिनिमम वेज एक तरह से वर्कर की एमएसपी है। एमएसपी का मतलब जैसे हम किसान आंदोलन में एमएसपी का बड़ा विषय चला था। एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, भाई कितना को इस अनाज का कीमत देना ही पड़ेगा। इसी तरह से कितना को इस मजदूर को मजदूरी देनी ही पड़ेगी, तो वो हमारे मजदूर की एमएसपी है। तो सरकार वेज कोड में इस इंडस्ट्री की लिस्ट को बढ़ा रही है। इसका मतलब ये है हर वर्कर को मिनिमम वेज की गारंटी सरकार देने वाली है। बहुत पुरानी मांग थी, सरकार मान रही है, तो फिर विरोध, इसका जवाब कहीं भी यदि वेज कोड का विरोध कोई भी वामपंथी करता है तो जरा आप उससे एक प्रश्न पूछिए, विरोध का कारण स्पष्ट करिए। यदि आपके पास कारण नहीं है तो भ्रम मत फैलाइए। आप मजदूर का भला नहीं कर रहे, आप मजदूर के साथ दुश्मनी कर रहे, उसका बुरा कर रहे। तो पहला सबसे बड़ा स्टेप भारत सरकार करने जा रही है, मिनिमम वेज की गारंटी हर वर्कर को भारत सरकार देने वाली है। वेज कोड अभी नहीं है, अभी जो सेंट्रल मिनिमम वेज एक्ट है उसमें सिर्फ 7% वर्कर को, 7% वर्कर को मिनिमम वेज की गारंटी। अब एक बहुत बड़ा स्टेप भारत सरकार कर रहा है। प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि अलाउंसेस बढ़ा देते हैं, वेजेस नहीं बढ़ाते। उसके पीछे कारण ईएसआई और पीएफ की कटौती वेजेस पे होती है, अलाउंसेस पे नहीं होती।
तो प्राइवेट सेक्टर हमेशा वेजेस को उतनी रखेगा, कम रखेगा और अलाउंसेस बढ़ाता जाएगा। साइकिल अलाउंस 3000 रुपए कर देगा, मतलब साइकिल की कीमत के बराबर अलाउंस दे देगा, लेकिन वेजेस भी बढ़ाएगा। क्यों? वेजेस बढ़ते ही उसका जो वैधानिक कटौती है ईएसआई की और पीएफ की वो बढ़ जाएगी। इसलिए सरकार ने इस वेज कोड में व्यवस्था की है। अलाउंसेस टोटल वेजेस के 50% से ज्यादा नहीं होंगे। इसका मतलब समझिए आप कि यदि आपकी वेजेस 20,000 है और आपके अलाउंसेस 15,000 है, तो अलाउंसेस को 10,000 ही माना जाएगा। तो 20,000 का 50% कितना होगा? 10,000। तो 10,000 भले ही प्राइवेट वाला आपको 5,000 वेजेस बताता है, लेकिन आपकी वेजेस 10,000 मानिए, क्योंकि अलाउंसेस की कैपिंग कर दी, उसकी सीमा निर्धारित कर दी। अलाउंसेस कुल वेजेस के 50% से ज्यादा नहीं होंगे। ये एक बहुत बड़ा स्टेप भारत सरकार लेने वाली है। इसका परिणाम, इसका लाभ क्या होता है? इसको समझ। इसका लाभ ये होता है कि 5,000 पे भी 10%, ऐसे 12% की रेट आज की डेट में पीएफ की, यदि 10% की रेट से पीएफ कटता है तो कितना कटेगा? 5,000 पे 500। लेकिन 10,000 पे कितना कटेगा? 1,000। और यदि आपका 1,000 कटेगा तो एम्प्लॉयर को कितना देना पड़ेगा? 1,000। और 5,000 में 500 आपका कटता तो एम्प्लॉयर को कितना देना पड़ रहा था? 500। तो उसकी लायबिलिटी 500 रुपए बढ़ गई, डबल हो। इसलिए प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयर अलाउंसेस तो बढ़ाता था, जितने भी सेक्टर में होते थे उनमें अलाउंसेस बढ़ जाते थे, वेजेस नहीं रहते। इसलिए भारत सरकार ने कहा आप कुछ भी करिए, अलाउंसेस 50% से ज्यादा नहीं हो। 50% के बाद जो भी बचेगा वो सारा वेजेस माना जाएगा, ताकि आपको वैधानिक कटौती में लाभ दे। ये भी एक बहुत बड़ा निर्णय भारत सरकार ने इसमें किया है। इसमें एक काम और भारत सरकार करने वाली है। तीसरा पॉइंट जो बता रहा हूं आपको, भारत सरकार एक फ्लोर वेज तय करेगी। फ्लोर वेज, इस फ्लोर वेज का मतलब ये है कि पूरे भारत में इस फ्लोर वेज से कम वेजेस कोई राज्य सरकार तय नहीं कर सकती, ज्यादा कर सकती। इस फ्लोर वेज के भी 3 स्तर बनाए गए हैं। एक 40 लाख से अब ऐसे आबादी, ऐसे शहर, इनको मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाए या मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाए, वहां की फ्लोर वेज अलग हो। 10 लाख से 40 लाख ये नॉन मेट्रोपॉलिटन एरिया कहलाए, इसकी फ्लोर वेज अलग हो। और 10 लाख से कम आबादी वाले जो एरिया है वो ग्रामीण रूरल एरिया कहलाए, उसकी फ्लोर वेज अलग होगी। ऐसे करके फ्लोर वेज के 3 स्तर बनाए गए। लेकिन फ्लोर वेज जो तय भारत सरकार करेगी उससे कम वेजेज ना कोई प्राइवेट सेक्टर दे सकता, ना कोई स्टेट गवर्नमेंट दे सकता। उससे ज्यादा देने का सबको अधिकार है। एक बहुत बड़ा निर्णय और हुआ, अभी तक यदि कहीं मिनिमम वेज नहीं मिलता तो आप सीधे कोर्ट में नहीं जा सकते। आपको लेबर डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर को शिकायत करनी पड़ेगी। अभी भी ये व्यवस्था है, कोड लागू होने के बाद इसे बदला जाएगा। होता यह था कि इंस्पेक्टर को आपने शिकायत कर दी और इंस्पेक्टर जांच करे। इंस्पेक्टर की जांच रिपोर्ट में इंस्पेक्टर ने यदि उस एम्प्लॉय को दोषी माना तो उसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई शुरू हो सकती। लेकिन इंस्पेक्टर ने दोषी नहीं माना तो फिर कार्रवाई नहीं होगी। भारत में आज तक मिनिमम वेज के उल्लंघन को लेके इसीलिए किसी एम्प्लॉय को दंडित नहीं किया जा सका। किसी इंस्पेक्टर ने ऐसा कोई मिनिमम वेज के उल्लंघन का मामला बनाया ही नहीं। ये क्यों नहीं बना, इसको समझने में बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है।
एम्प्लॉयर के पास धन है, प्रभाव है, सब कुछ है। उसके दबाव में इंस्पेक्टर कभी भी एम्प्लॉयर के खिलाफ केस बना चाहिए। भारत सरकार इस वेज कोर्ट में जाने का अधिकार ये वर्कर को और यूनियन को देने वाली है। कहीं भी किसी एम्प्लॉयर ने यदि मिनिमम वेज का उल्लंघन किया तो एम्प्लॉय वर्कर सीधा कोर्ट में जा। ये एक बहुत बड़ा फैसला भारत सरकार का। इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयर को मिनिमम वेज देना ही पड़ेगा, और यदि नहीं दिया तो फिर प्रोसिक्यूशन या दंडात्मक कार्रवाई के लिए तैयार है। अब आप देखेंगे कि यदि मान लीजिए आपने सारी व्यवस्थाएं तो कर दी, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयर को उठाई है, वो आपसे साइन तो 15,000 पे करा रहा है और बिल 10,000 है। ऐसी स्थितियां बनती। तो भारत सरकार ने एक व्यवस्था और करी है। वेजेस का भुगतान चेक या ऑनलाइन बैंक के माध्यम से ही होगा। आरटीजीएस से करिए या चेक से करिए, कैश नहीं दे सकते। तो भारत सरकार ने ये सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि मिनिमम वेज जो भी निर्धारित होगी, एक तो वो सही निर्धारित हो और वो राशि मजदूर को मिले। ये बहुत बड़ा निर्णय। किसी भी मजदूर संगठन को इस निर्णय का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। जो भी कर रहे हैं आप निश्चित मानिए वो पाप कर, बहुत गलत। अब मजदूर को ये पता नहीं है कि भारत सरकार क्या करने वाली है। मजदूर को जब आप लोग बताएंगे ही नहीं कि भाई इसमें आपके लिए ये होने वाला है, तब तक यदि उससे पहले मजदूरों को इन वामपंथियों ने भड़का दिया और शहरीवाद जैसे धरना लग गया, किसान आंदोलन में जैसे दिल्ली की बॉर्डर पे धरना लगाया, बरसों तक चला। विदेशों से फंडिंग आ जाती है, पॉलिटिकल पार्टियां साथ में खड़ी हो जाती हैं। ठीक वैसा ही वातावरण बनने वाला है। ऐसा वातावरण बने इससे पहले असंगठित क्षेत्र के पास ये विषय पहुंचाना है कि आपके लिए इसमें भारत सरकार क्या अच्छा करने वाली है और क्या अच्छा करने वाली है, ये मैंने आपको स्पष्ट किया है। ये जो बिंदु मैंने जो आपको बताए हैं, यदि आपने नोट कर लिए होंगे, आप चाहेंगे तो हम व्हाट्सएप पे डाल देंगे। ये बिंदु आपको डाल देंगे व्हाट्सएप। लेकिन आपके आसपास जो असंगठित क्षेत्र है, आपका डोमेस्टिक वर्कर है, कृषि उपज मंडी में काम करने वाला लोडर है, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई ऑटो रिक्शा चलाता है, किसी ने फुटकर एक किराने की दुकान खोल रखी है, ये सारे वर्कर हैं। कोई स्ट्रीट वेंडर है, सारे वर्कर हैं। इन सबको मिनिमम वेज की गारंटी भारत सरकार देने वाली है। एक और जानकारी मैं आपको दे दूं कि भारत सरकार केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर पर मिनिमम वेज एडवाइजरी बोर्ड भी बनाएगी। वो अभी भी बने हुए, इसलिए ये कोई नया निर्णय नहीं है, लेकिन ये भी आपके ध्यान में रहना चाहिए कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड भी बनेगा मिनिमम वेज का और स्टेट एडवाइजरी बोर्ड भी मिनिमम वेज का बनेगा। ये मैंने आपको एक वेज कोड के विषय को आपके सामने रखा। भारतीय मजदूर संघ वेज कोड का समर्थन क्यों करता है, इसके ये बिंदु मैंने आपको बताया। ये कम्युनिकेट करें, नीचे तक पहुंचा। अब मैं दूसरे सब्जेक्ट पे आता हूं। समय है क्या आपके पास? 10-15 मिनट है। 15 मिनट में पूरा करें। दूसरा वेज कोड जिसका भारतीय मजदूर से समर्थन करता है वो है सोशल सिक्योरिटी कोड।
इसको कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी भी बोलते हैं। सोशल सिक्योरिटी क्या है, इसको समझिए। सोशल सिक्योरिटी का मतलब यह है वृद्धावस्था में पेंशन, मतलब रिटायरमेंट पर पेंशन मिले और बीमारी में इलाज मिले। ये दोनों कौन देता है? पेंशन देता है EPFO और इलाज देता ESI से। ये दो ऑर्गेनाइजेशन भारत सरकार ने बनाया। अब भारत सरकार इसमें क्या करने वाली? अभी तक जो मैंने आपको बताया था कि 7% लोगों को ही मिनिमम वेज की गारंटी भारत सरकार देती है। ठीक इसी तरह अभी 7% लोगों को ही सोशल सिक्योरिटी की गारंटी है अभी तक। लेकिन सोशल सिक्योरिटी कोड में भारत सरकार हिंदुस्तान के हर वर्कर को सोशल सिक्योरिटी की गारंटी देने वाली है। कितनी संख्या होगी मजदूरों की? 56 करोड़ मजदूरों की संख्या है। अभी 7 करोड़ को सोशल सिक्योरिटी मिलती है। भारत सरकार कह रही है कि हम 56 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी देंगे, मतलब पेंशन देंगे और बीमारी में इलाज फ्री देंगे। ये छोटा निर्णय है, किन किन को ये सोशल सिक्योरिटी में कवर करेंगे उसको जरा समझिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर में सोशल सिक्योरिटी है, वहां BFP करता है, ESI करती है, क्योंकि वहां एम्प्लॉयर को पता है, एम्प्लॉयर का पता है तो कानून बनाता है। 20 वर्कर काम कर रहे हैं तो PF एक्ट लागू हो गया, आपको काटना नहीं पड़ेगा। PF एक्ट कट गया, एम्प्लॉयर को उतना पैसा जमा करना नहीं पड़ेगा और उसमें एम्प्लॉय को पेंशन मिलेगी रिटायरमेंट पर। ये व्यवस्था है। 7 करोड़ लोगों के लिए भारत सरकार की व्यवस्था है। सोशल सिक्योरिटी कोड के बाद 56 करोड़ को ये सुविधा देनी है। बहुत बड़ा काम होने वाला, बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता होगी। ये कोड पास होते ही हो जाएगा, ऐसा भी संभव नहीं। कई स्टेजेस में पास हो गए। तो पहले मैं आपको ये बताता हूं कि ऐसे कौन से वर्कर हैं जिनको ये सुविधा मिलने वाली है। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। भारत सरकार ने हर वर्कर को इसमें कवर किया। मैंने आपको बताया था गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर, इनको सोशल सिक्योरिटी मिलने वाली है। अभी तक क्यों नहीं मिल रही थी? क्योंकि उनकी एम्प्लॉय का पता नहीं था। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन जब तक नहीं मिलता है सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती, और एम्प्लॉयर का पता नहीं तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन आ नहीं रहा, इसलिए उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलती। भारत सरकार का कहना है कि हम ऐसे वर्कर जिनके एम्प्लॉयर का पता नहीं, उसकी सोशल सिक्योरिटी भारत सरकार या राज्य सरकार देगी। इनको सोशल सिक्योरिटी कोड में कवर करेंगे। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का हर वर्कर, उसको भारत सरकार सोशल सिक्योरिटी देगी। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर, जिसमें मैंने आपको बताया था मेरे पास ऑटो रिक्शा है, अपना ऑटो रिक्शा में चलाता हूं, तो मेरा मालिक दूसरा कोई नहीं है, अपना मालिक सेल्फ एम्प्लॉयड हूं। लेकिन मैं यदि 5 ऑटो रिक्शा रखता हूं और किराए पर चलाता हूं, तो फिर मैं वर्कर नहीं हूं, फिर मैं एम्प्लॉयर हूं। एक किराने की दुकान पर मैं बैठता हूं और अपना परिवार चलाता हूं। लेकिन जब मैं 5 नौकर किराए की उस किराने की दुकान पर रखूंगा तो मैं व्यापारी बन जाऊंगा, फिर मैं वर्कर नहीं करूंगा। ये थोड़ा सा एक हल्का सा फर्क है। लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर को भी, जिनका मालिक नहीं होता है, उनको भी भारत सरकार इसमें कवर करने वाली है। फिक्स टर्म एम्प्लॉय, ये नया एम्प्लॉयमेंट आने वाला है, इसमें खतरा भी है और कुछ भारत सरकार ने कुछ फायदा भी दिखाने की कोशिश की। हालांकि भारतीय मजदूर संघ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट का विरोध करता है। ना आगे जब विषय आएगा, जब 2 लेबर कोड आगे बताएंगे तब वो उसके विषय को क्लियर करेंगे।
करती है कि जब आपको नियुक्ति मिलेगी, अब आपके अपॉइंटमेंट लेटर में आपकी टर्म निर्धारित होगी, आप इस तारीख से इस तारीख तक इस संस्था के वर्कर कहलाएंगे, एम्प्लॉय कहलाएंगे। वो तारीख जाते ही आप एम्प्लॉय नहीं है, ये फिक्स टर्म एम्प्लॉय। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, सारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ये सोशल सिक्योरिटी कोड में कवर हो जाएगा। अभी भी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को कई जगह पे सोशल सिक्योरिटी मिलती है, उनके पीएफ कटता है, लेकिन जहां कॉन्ट्रैक्ट वर्कर 20 से कम है वहां प्रॉब्लम, वहां उनको पीएफ वगैरह ये सब वगैरह की सुविधाएं नहीं मिलती है। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को भी इसमें कवर किया। फिर इंटर-स्टेट माइग्रेंट वर्कर, इसको भी इसमें कवर किया। जैसे बिहार का वर्कर महाराष्ट्र में काम कर रहा है तो वो इंटर-स्टेट माइग्रेंट हो गया, लेकिन इसमें एक सीमा है, 18,000 रुपए वेजेस पाने वाला वर्कर ही इसमें कवर होगा। ये हुआ था, इसमें इन्होंने क्लियर किया। ये सारे वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी मिलने वाली है, इसके अलावा कोई वर्कर बचता नहीं है। इसलिए सोशल सिक्योरिटी बोर्ड का भारत सरकार इसलिए भारतीय मजदूर संघ इसलिए करता है हर वर्कर को पेंशन मिले, हर वर्कर को बीमारी का इलाज मिले, ये भारत सरकार सुविधा देने वाली है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ इसका समर्थन। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है इसको समझो। एक चीज मैं आऊंगा और मैं स्पष्ट रखूं, मैंने थ्रेशोल्ड शब्द बताया, थ्रेशोल्ड शब्द से छेड़खानी करना या थ्रेशोल्ड को बढ़ा देना, उससे कानून का दायरा घट जाता है। ये मैंने आपको स्पष्ट किया। भारत सरकार ने सोशल सिक्योरिटी कोड में थ्रेशोल्ड को छेड़ा नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो आज स्थिति है उस स्थिति को बदला नहीं है, किसी को कानून के दायरे से बाहर नहीं निकाला गया है। कानून के दायरे से बाहर निकालने का मतलब है आप एम्प्लॉयर की मर्जी पर वर्कर को छोड़ रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। तो थ्रेशोल्ड के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। पीएफ एक्ट में थ्रेशोल्ड 20 है, आपको पता है, और वेज कोड में भी थ्रेशोल्ड 20 है। ईएसआई में थ्रेशोल्ड 10 है, वेज कोड में भी थ्रेशोल्ड 10 ही है। पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी है, इसमें भी थ्रेशोल्ड 10 है, और सोशल सिक्योरिटी कोड में भी थ्रेशोल्ड 10 ही है। और मैटरनिटी बेनिफिट है, इसमें भी थ्रेशोल्ड 10 है, और वेज कोड में भी थ्रेशोल्ड 10 ही है। यहाँ आपको कानून बता देता हूँ, नो लेबर लॉ, इस सोशल सिक्योरिटी कोड में मैं नाम पढ़ देता हूँ। Employees compensation at 1928, employees state insurance at 1948, employee EF at sales provision at 1952, employee exchange at 1959, maternity benefit at 1961, payment of gratuity at 1972, senior workers welfare fund at 1981, और building and construction of welfare cess at 1996. ये the unorganized workers social security act 2009 ये है जो इस सोशल सिक्योरिटी कोड में अभी क्या बता है, अभी कितने सारे सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड आ रहे हैं। इसके लिए मैं बता दूं कि 5 संस्थान भी सोशल सिक्योरिटी है। आगे भारत सरकार क्या करने वाली है ये मैं बता के इस विषय को यहाँ पूरा करें। ईपीएफओ आपको पेंशन की गारंटी देता है। जैसे ही प्रोविडेंट फंड लागू होगा आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, आपके रिटायरमेंट पर पेंशन। ये सारी चीज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ये आपकी बीमारी में इलाज की गारंटी देता है। नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर ये बना हुआ है। इसी तरह से स्टेट सोशल सिक्योरिटी
वेलफेयर बोर्ड फॉर ऑर्गेनाइज वर्कर, स्टेट और सेंटर दोनों के बोर्ड बने हुए हैं। इस तरह ये 4 हो गए। और 5वां है बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन वर्कर का एक वेलफेयर बोर्ड बना हुआ। ये 5 संस्थाएं भारत में आज की डेट में सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही हैं। अब प्रश्न ये आएगा कि जब आप 7 करोड़ की बजाय 56 करोड़ सोशल सिक्योरिटी तो इसके लिए भारत सरकार ने बनाया है कि हम पैसा कहां से लाएं। तो भारत सरकार के लिए सबसे पहले कंट्रीब्यूशन करेगी। मतलब ये है कि सोशल सिक्योरिटी बनेगा नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर। नेशनल लेवल पर जो बनेगा उसमें जो उद्योग राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के स्तर पर आते हैं उनके लिए नेशनल सिक्योरिटी और जो राज्य सरकार के उनकी स्टेट बोर्ड है। तो एक तो भारत सरकार इसमें कंट्रीब्यूट करेगी, दूसरा सभी स्टेट गवर्नमेंट को भी अपने यहाँ बोर्ड बना के उसमें कंट्रीब्यूट देना है। ये सबसे बड़ी बात है एग्रीगेटर कंट्रीब्यूशन। ये एग्रीगेटर क्या है? ऑनलाइन पर जो एंटरप्रेन्योर या व्यापारी काम करता है उन्हें एग्रीगेटर कहते हैं। तो भारत सरकार ने तय किया है कोई भी एम्प्लॉयर या एग्रीगेटर जो 10 लाख से ज्यादा जिसका टर्नओवर है उसको 1 से 5% तक अपने टर्नओवर का इस सोशल सिक्योरिटी फंड में कंट्रीब्यूशन देना है। ये भारत सरकार का इस सोशल सिक्योरिटी बोर्ड में निर्णय है। अभी वो 1 पैसा भी नहीं दे रहे हैं तो फंड कहां से आएगा? ये जानकारी में आपको लेना चाहिए। एक है कि हमारे यहाँ जो शायद सभा हो गया क्या? बस मैं पूरा करता हूं। एक है CSR फंड। बड़ी बड़ी कंपनियों में एक फंड होता है CSR फंड। तो CSR फंड की एक निर्धारित प्रतिशत करता है उन पर वो भारतीय मजदूर संघ के साथ बैठ के विचार विमर्श करें। हम उनको बताएंगे कि भारतीय मजदूर संघ के विरोध का आधार क्या है। यदि फिर भी वहां नहीं चलता है तो आप ये लेबर कोड एक साथ लागू करें। पहले को लागू करिए, वह भारतीय मजदूर संघ सरकार के साथ है। बाद में भी आप जो 2 कोड लागू करेंगे उसका विरोध होगा तो उसमें भारतीय मजदूर संघ भी विरोध करेगा। और जब भारतीय मजदूर संघ विरोध में आ जाएगा तो फिर वो कोड सरकार को वापस लेने पड़ेगा। इसलिए अभी ये विषय यही भी पूरा करता है कि भारतीय मजदूर संघ 2 लेबर कोड का समर्थन क्यों कर रहा है। उसके पॉइंट्स मैंने आपको बताया। 2 शब्दों में निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं वेज कोड में मिनिमम वेज की गारंटी हर वर्कर को देने के लिए भारत सरकार तैयार है। और सोशल सिक्योरिटी कोड में हर वर्कर को सोशल सिक्योरिटी गारंटी देने के लिए भारत सरकार तैयार है। इसलिए भारतीय मजदूर संघ इन दोनों का समर्थन अभी